मेरा आपसे पहला सवाल इसहाक डार साहब के उस इंटरव्यू से मुतालिक होगा जो उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे को दिया था। चमगोइयाँ चल रही हैं, कयास आराइयाँ चल रही हैं और आपकी पार्टी के लीडर्स और रहनुमाओं का जो रद्द अमल सामने आ रहा है उससे कहीं ऐसा तासुर मिलता है कि जैसे इंटरव्यू के सवालात थमाए गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी रद्द अमल कुछ ऐसा ही हो कि इंटरव्यू प्लांटेड था मिफ्ता साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई प्लांट की बात थी। डार साहब से उन्होंने पूछा होगा, वो चले गए डार साहब। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई प्लांटेड का कोई वो था। कोई मेरे ख्याल से इसमें कोई भी मुझे इसमें कोई खुदा न खास्ता कोई कंस्पिरेसी नजर नहीं लेकिन मिफ्ता साहब डार साहब बड़े कंफ्यूज थे। उनके चेहरे के तासुरात, उनके जो माथे की शिकनें थी वो साफ नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। जब सवालात आप कह रहे हैं कि बड़े जेन्युइन थे, और बड़ा अच्छा हुआ कि आपने इस बात की तरदीद कर दी, क्योंकि सोशल मीडिया पर पीएमएलएन के ट्विटर हैंडल से मुसलसल हम देख रहे हैं कि एक ही बात आ रही है कि जी सवालात तो थमाए गए होंगे स्टीफन सेकर को। तो अगर नहीं थमाए गए और सवालात जेन्युइन थे तो क्यों जवाब नहीं दे पाए डार साहब? और जवाब ना देने की वजह से न सिर्फ डार साहब एक्सपोज हुए हैं, उनकी फैमिली एक्सपोज हुई है, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी एक्सपोज हुई, जिसका तमाम तर फायदा गवर्नमेंट को हुआ है। आप इससे एग्री करेंगे मिफ्ता साहब? देखिए, जो लोग हमें बुरा समझते हैं वो तो इसको इसी तनाजुर में देखेंगे, लेकिन जो लोग हकीकत से वाकिफ़ हैं वो इसको इस तनाजुर में नहीं देखेंगे। बिल्कुल ये पीटीआई की मीडिया टीम ने एक दो मीम्स निकाले हैं और मीम्स बनाए हैं। तो जैसे पहले आपको पता है कि वो एक कैन आई हेल्प यू वाली मीम भी डार साहब की थी, लेकिन वो इवेंचुअली जब ये बार बार यहाँ पे डिवैल्यूशन हो रहा था और इंटरेस्ट रेट 13 पे आ गया, महंगाई बढ़ गई, 400 अरब रुपए का डाका डाला गया चीनी के अंदर पीटीआई की हुकूमत से, 200 अरब रुपए का डाका डाला गया पीटीआई की हुकूमत ने, बुज़दार साहब, उनके बहनोई ने, दूसरे लोगों ने जब अफगानिस्तान स्मगल करवा दिए गंदम और पाकिस्तानियों के यहाँ गंदम आटा महंगा कर दिया, तो ये बातें फिर डार साहब को वही मीम चलने लगा और फिर हमारे लोग चलाने लगे कि कहना हेल्प यू, कि मुझसे ही पूछ लेते यार किस तरह मैशत चलानी थी। तो ये तो नशे व फराज होते हैं सियासत के। मेरा नहीं ख्याल है डार साहब ने जो जवाब दिए हैं, अगर उन्होंने जो जवाब दिए उसमें मेरे ख्याल से कोई फैक्चुअल एरर तो नहीं है। डार साहब ने फरमाया था कि पाकिस्तान के अंदर उनकी एक प्रॉपर्टी अगर इससे ज़्यादा है तो हुकूमत दिखा दे, हमको झूठा साबित कर दे, बल्कि मुंजमद कर ले वो प्रॉपर्टी। लेकिन जो डार साहब ने बात करी है मेरे ख्याल से वो तो दुरुस्त थी। अब डार साहब के चेहरे के किस तरह के तासुरात हैं उस पर कोई मीम बना, लेकिन मिफ्ता साहब तो आप कह रहे हैं कोई फैक्चुअल एरर नहीं है, आप कह रहे हैं कि उनकी एक प्रॉपर्टी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तो कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया। अली डार साहब के तमाम तर वो बयानात जिस पे वो एग्री हुए हैं कि उनकी टोटल प्रॉपर्टीज कितनी है, इसहाक डार साहब का अपना दिया हुआ एफिडेविट जिसमें बताया कि उनकी 90s में कितनी जायदाद थी या पैसा था उनके पास और अब कितना पैसा है, तो इसके ऊपर तो आप बात ना ही करें, क्योंकि आप लोगों ने डिफेंड अपने अंदाज से करना है और अब जो उन्होंने बोल दिया है तो उसके ऊपर ही डटे रहना है, तो अलग बात है। बट द थिंग इज के एफिडेविट्स आप ही के हैं, बयानात आप ही के लोगों के हैं। तो अब इस इंटरव्यू के बाद या इससे पहले भी क्या यह बेहतर ना होता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लीडरशिप है लंदन के अंदर, पाकिस्तान आए और अपने तमाम तर मुकदमात को फेस करे, अगर इतने ही आप लोग जेन्युइन और साफ शफाफ हैं? मिफ्ता साहब देखिए, जब पहली मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी तो वो लंदन में मुकीम थे और अपनी बेगम साहिबा को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान आए और सज़ा काटी। ठीक है, उसके बाद फिर वो मुकदमे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद सस्पेंड किया और 41 पेज का एक रिपोर्ट लिखी जिसमें कहा कि इसके कोई जवाब नहीं बनता था। उसके बाद मैंने आज सुना है कि अरशद मलिक साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करे और उनको जन्नत में जगह दे। तो लेकिन अरशद मलिक साहब की टेप सामने है आपको कि वो कहते थे कि मुझ पर दबाव डाल के मुझसे फ़ैसला लिया गया। अब जब फैसले पे आप दबाव डाल के कर रहे हैं और अगर यहाँ पे आप दबाव के साथ काम कर रहे हैं, नैब के कानून आप तो जानते हैं कि आपने 2 साल हसन फवाद साहब को जेल में रखा बग़ैर किसी चार्ज के, बग़ैर किसी गुनाह के। आपने 3 साल हो गए तकरीबन, अब 3 साल होने को आए। आज चीमा साहब जेल में हैं, मैं 4 महीने और 20 दिन जेल में रहा हूँ बाय द वे, जिसमें 50 दिन नैब में था और 90 दिन जेल में था। शाहिद अब्बासी को रखा, एहसन इकबाल को आपने रखा, बेचारे को मतलब कोई केस नहीं था ना मुझ पे, ना अब्बासी साहब पे, ना एहसन इकबाल पे। तो कोई ये यहाँ पे आप ये भी कहें ना कि बिल्कुल आप जब आप कहते हैं कि डार साहब को आके कवानीन को और कानून को फेस करना चाहिए, तो क्या ये आप अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑफ कानून है ये मुनसिफाना हो रही है?
क्या राना सना के ऊपर जो जो हेरोइन का केस था ये ईमानदारी का केस था? क्या यहाँ पे मतलब अगर ये बात सही है तो फिर हम गलती पे हैं, लेकिन अगर आप दिल पे हाथ रख के ये नहीं कह सकते तो फिर शायद डार साहब को ये कहना, लेकिन दिल पे हाथ तो हम रखें, बिल्कुल रखेंगे, और हम अपने दिल पर हाथ रख कर ही कहेंगे कि पिछले 40 साल में ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो मंत्रा है, सो कॉल्ड मंत्रा, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बजाती रही हैं और हर हुकूमत के ऊपर यही इल्ज़ाम लगता रहा है कि एहतसाब अगर हो रहा है तो सिर्फ अपोजिशन के अगेंस्ट हो रहा है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। लेकिन ज़रा आप भी अपना दिल थाम कर अपने दिल पर हाथ रखिए और ये बताइए कि 40 साल में आप लोगों ने ही सियासत की है, तो क्या आप ही लोग हैं जो करप्शन के जिम्मेदार हैं? जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा मिफ्ता साहब। जी, वैसे ऐसे ही मैं 40 साल के जनाब आपको हिसाब गिना दूं कि जो 10 साल मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में थे, मेरे ख्याल से वो मुस्लिम लीग के ऊपर आप नहीं डालते। और 90 की दिहाई में आधा वक्त 2 नवाज शरीफ की बारी आई थी, 2.5 साल की, और इस बार एक 4 साल की बारी आई है। 90 की दिहाई के अंदर हमने भी गलती करी है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करी है पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी ने भी गलती करी है और हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये गलती थी और हम मानते हैं। और मीसाक जमहूरियत के अंदर हमने यही बात करी थी। पिछले 5 साल के अंदर वफाकी हुकूमत में हमारी, या 10 साल में फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हमारी, अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोई भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, ना कोई किसी ने हमसे कहा भी है कि हमने करी है। नंबर 2, ये जो आप लोग कहते हैं कि पैसा लूटा है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, गुजारिश मेरी ये है कि अब 2.5 साल से पीटीआई के पास हुकूमत है, तमाम फाइलें हैं और ये दूध में नहाए हुए हैं, तो एक जगह तो बता देना कि हमने कहाँ करप्शन करी है। मिसाल के तौर पर वो दावा करते थे कि शहबाज शरीफ ने 30 अरब रुपए की जो लाहौर की बीआरटी बनाई है उसमें करप्शन हुई है, बेतहाशा करप्शन हुई है। असद उमर साहब कहते थे वो 8 अरब में बन जाएगी, खान साहब कहते थे पता नहीं क्या क्या कहते थे। अब वही बीआरटी, उसी लेंथ की बीआरटी पेशावर में बनी है 130 अरब में, तो वो जो 100 अरब रुपया एक्स्ट्रा लगा है वो चोरी नहीं हुआ है। 30 अरब के अंदर अगर 30 अरब की कोई चीज में चोरी हुई है, आपके 2 मुलाजिम हो, एक मुलाजिम 30 रुपए के दर्जन अंडे ले आता है, एक मुलाजिम 130 रुपए के अंडे दर्जन ले आता है, आप 130 वाले को कुछ नहीं बोलते कि हाँ बेटा तूने बहुत अच्छा किया, 130 में तू एक दर्जन अंडे ले आया, जो 30 रुपए के दर्जन अंडे ले आया है उसको आप मार रहे हैं, उसको आप जेल में बंद कर रहे हैं। तो खुदारा ही तो कम से कम ना करें, कुछ तो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इंसाफ के परचम को जरा सा तो थामे। आप जरा सा तो देखें, हमें बताएं ना कि हमने कहाँ चोरी करी है। आप बताएं ना कि क्या हमने बिक्की बलोगी और हवेली बहादुर शाह के प्लांट्स लगाए, क्या महंगे लगाएं, क्या हमने जो सीपैक के रोड्स बनाए क्या महंगे लगाए, कहीं तो बताएं। जो हमने टर्मिनल में जिसमें मुझको और शाहिद अब्बासी को और दीगर लोगों को और इमरान उल हक साहब को जेल में डाला था, वो टर्मिनल में आज भी दावा करता हूँ कि दुनिया का सस्ता तरीन टर्मिनल है। नैब ने एक एग्जाम्पल नहीं दिया इससे सस्ते टर्मिनल का, लेकिन बहरहाल हमें बंद कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा सा बात तो वहीं पे आ जाती है कि बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, बड़ी मीठी प्यारी प्यारी बातें हैं, लेकिन अगर इतने ही जानवर हैं आप लोग तो आप क्यों नहीं अपनी लीडरशिप को कहते हैं कि पाकिस्तान आए, फेस करें। अब तो आपके पीडीएम के बड़े इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर पाकिस्तान, उन्होंने मशवरा दे दिया है टेलीफोनिक गुफ्तगू में, और मशवरा ये दिया है कि उनको वापस आना चाहिए, वो वापस आएंगे तो ही पीडीएम मूवमेंट ताकतवर रहेगी, यानी मशरूत कर दिया है इस सारी चीज़ को। तो उन्हें कहें आए, आकर फेस करें, दैट्स इट। मैं आपको बताऊं, सच्ची बात है कि कल मैं किसी शो पर था तो मैं ऐसे ही कह रहा था ज़रा मजाक के, यार आप अरशद मलिक से इन्वेस्टिगेशन करवा लें कि उसने दबाव में फैसला दिया था ईमानदारी पे, हम मियाँ साहब को क्या उनके पड़ोसियों को भी कहेंगे कि आ जाएं। लेकिन सच्ची बात यह है कि नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ ज़रूर लाएंगे। इस सेकंड वेव कोरोना की हो जाए, उसके बाद इनका कुछ दिल की शिरानियों का मसला है, वो हो जाएगा तो वो आ जाएंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तानी में आएगा, पाकिस्तान में रहेगा, कोई उसका वो नहीं है, इसकी दो राय नहीं है। और नवाज शरीफ इस वक्त आए या ना आए, इससे क्या चीनी सस्ती हो जाएगी? नवाज शरीफ इस वक्त आए या ना आए, उससे क्या गैस सस्ती हो जाएगी? जो इस हुकूमत ने जो आटे में चोरी करी है तो उसके मुल्ज़िमान को क्यों नहीं पकड़ते? जो इस हुकूमत ने चीनी में चोरी करी है उसको मुल्ज़िमान को क्यों नहीं पकड़ते? जो इस हुकूमत ने अद्वियात में डाका डाला है उसके मुल्ज़िमान को क्यों नहीं पकड़ते? जो इस हुकूमत ने हुकूमत के इंटरेस्ट रेट को डबल करके हुकूमत को 1500 अरब रुपए का टीका दिया है सालाना, उसके मुल्ज़िमान को क्यों नहीं पकड़ते? जो इस हुकूमत ने 25 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया, उसके मुल्ज़िमान को क्यों नहीं पकड़ते? ये नवाज शरीफ के ऊपर क्यों ऑब्सेशन है? जी, अब मिफ्ता साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ख्वातीन हज़रात, यहाँ वक्त पर एक ब्रेक का बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब खरी बातें करते हैं, लेकिन इनसे ये ज़रूर पूछेंगे कि इतने ही जेन्युइन हैं सारी चीज़ें, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनके दौर में बड़ी तरक्की हुई है, और अगर इतनी ही तरक्की हुई है तो आए फिर मियाँ साहब कब उनको वापस लाया जा रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मियाँ साहब आए, अपने मुकदमात फेस करें, उनके इत्तेहादी उनको कह रहे हैं। इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कराची से सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग उनसे बातचीत चल रही थी और अब मेरा सवाल उनसे यही होगा, मिफ्ता इस्माइल साहब, तो फिर कंफर्म कर दीजिए कब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान मुकदमात फेस करने के लिए। मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ के ना आने या आने से क्या आटा सस्ता हो जाएगा, क्या नौकरी मिल जाएगी, क्या 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 चीनी की चोरी बंद हो जाएगी, क्या बीआरटी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन पेशावर की खुल जाएगी, क्या इमरान खान साहब जो है वो फॉरेन फंडिंग के केस के चलने देंगे उसका जवाब दे देंगे, क्या उनके ऊपर एटीए का जो केस लगा हुआ है पीटीआई के ऊपर धावा बोलने का पीटीवी के ऊपर उसका जवाब दे देंगे, क्या ये जो अद्वियात की प्राइसेस वापस कम कर दी जाएंगी, नवाज शरीफ के आने से क्या हो जाएगा। माँ सिवाय इसके कि इमरान खान की सियासत चमकने के लिए वो ये बात करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ और नहीं रहा बेचने के लिए। हुक्मरानी उनकी फेल हो चुकी है, उन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश निकाला है मईशत का। तो क्या मतलब मुझे ये बताइए ना कि अगर चीनी सस्ती होती है नवाज शरीफ के आने से, अगर अद्वियात सस्ती होती है तो हम भी बात करेंगे मियां नवाज शरीफ से, आसिफ जरदारी साहब के अलावा और भी मशवरा दे देंगे लोग। लेकिन क्या हो जाएगा मुझे ये बताइए ना कि अगर इतना इनको इंसाफ का वो है और अगर एक एक मुलजिम को है तो जहांगीर तरीन के ऊपर केस करे ना, बुजदार साहब के ऊपर केस करे ना, वो जो आटा इन्होंने स्मगल कराया वो इब्राहिम मानेका साहब के ऊपर इतनी बड़े इल्जामात लग रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।